तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि सोशियोलॉजी एक आर्ट ग्रुप का, ह्यूमैनिटी ग्रुप का सब्जेक्ट है और ये सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। जब भी सब्जेक्ट का डिवीज़न हुआ है और ये सब्जेक्ट जो मॉडर्न टाइम पीरियड में पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में चल रहे हैं, इनका जब क्लासिफिकेशन किया गया है तो सोशल साइंस, समाज जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय, ये तो ब्रॉडर फॉर्म में पहले से ही चलता आ रहा। आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस में फोर्थ फिफ्थ में ईवीएस पढ़ाया जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, और उसी में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोलॉजी, ये कुछ चीज़ें जितनी भी हैं एक साथ कंबाइंड फॉर्म में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जब जूनियर क्लासेस में स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ पर उसका ईवीएस का नेम चेंज होकर के उस जगह हो जाता है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और उसके भी 3 डिवीज़न कर दिए जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। 3 डिवीज़न हो जाते हैं सामाजिक विषय के, समाज विज्ञान के। और जब हम लोग 10th में जाते हैं, 9th 10th में, हायर सेकेंडरीज़ में, तो वहाँ पर देखिए फिर 4 डिवीज़न हो जाते हैं। उसी सामाजिक विषय के 4 डिवीज़न हो जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स और ऐड हो जाती है। और जब आप अभी 11th में आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के, सामाजिक विषय के ही वो सभी सब्जेक्ट अब अपने अपने फॉर्म में एज ए पर्टिकुलर और प्योर सब्जेक्ट के फॉर्म में आ चुके हैं। हिस्ट्री अब क्लास 11th में सोशल साइंस का, सामाजिक विषय का हिस्सा नहीं है। अब हिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, फिलॉसफी अपने आप में एक सब्जेक्ट है इन क्लासेस में। और हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही ये अपने आप में एक सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेंगे। हाँ, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में सोशल साइंस का ही हिस्सा है, उसी का पार्ट है। और ये सभी और कंबाइंड फॉर्म में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट कहलाते हैं, आर्ट ग्रुप के सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विषय का ही एक उपांग है। और स्टडी के लिए थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, ईज़ियर करने के लिए, और हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको रिफ़ाइन करने के लिए, पर्टिकुलर उसी टॉपिक में, एक सब्जेक्ट में कंसंट्रेट रहे, इसलिए इसको एक अलग से सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज़ में और सोशल साइंसेज में जो थोड़ा सा पुराने हैं। ये अपने इस रूट फॉर्म में, इस अपने बेसिक फॉर्म में काफ़ी पहले ही आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। लेकिन ये जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा न्यूएस्ट है, ये कुछ लेटेस्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के रिस्पेक्ट में। ये थोड़ा काफ़ी बाद में आया है और एज ए सब्जेक्ट तो इंडिया में बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है। इंडिया में आप ये मान सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में, 1920s और 30s के टाइम पीरियड में जा कर के ये एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया गया, शुरुआत हुई है। तो इसकी ओरिजिन की बात हम करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। तो जैसे अदर सब्जेक्ट की ओरिजिन आज मॉडर्न वर्ल्ड में आपको पता है कि मोस्टली जितने भी, चाहे टेक्निकल हों, नॉन टेक्निकल हों या मॉडर्न सब्जेक्ट हैं, इन सभी का बर्थ प्लेस, या जो भी पूरे दुनिया में रेवोल्यूशंस आए, जितने भी फास्ट चेंजमेंट हुए हैं, इनका जो बर्थ प्लेस है वो यूरोपियन कंट्रीज़ ही रहे हैं, यूरोप ही रहे हैं। इसमें हम इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि यूरोप ने दुनिया को या इस आधुनिक विश्व को बनाया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आज जो कुछ भी चल रहा है, हम यहाँ पर जिस जगह बैठे हैं, आप चारों तरफ नज़र दौड़ाइए तो गिनी चुनी ही चीज़ें होंगी जिनमें आपको नज़र आएगा कि ये किसी एशियन कंट्री या अपने ही कंट्री इंडिया की ये डिस्कवरी है, यहाँ की इन्वेंशन है। मोस्टली चीज़ों में आप देखेंगे 90% और उससे ज़्यादा केसेस, ज़्यादा ऑब्जेक्ट जितनी भी दिख रही हैं ये आसपास, इनकी जो डिस्कवरी है, इनका इन्वेंशन यूरोप में ही हुआ है।
तो यहाँ पर हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर यूरोप ने लीड किया है, वो आगे चला है, उसने आधुनिक विश्व की नींव रखी है, और वो सभी कॉन्सेप्ट फिलॉसफीज़, आप चाहे डेमोक्रेसी को ले लीजिए, पॉलिटिक्स को ले लीजिए, फ्रीडम को लीजिए, इक्वालिटी को लीजिए, जस्टिस को लीजिए, या जितने भी आप देखते हैं ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इस संस्थानीकरण, संस्थाओं का विकास, पार्टियों की उत्पत्ति, चाहे वो पॉलिटिकल हों, सोशल हों, या फिर किसी भी तरीके की, इन सब की नींव यूरोप में पड़ी है। और उसके बाद पूरी दुनिया, वो चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट रहा हो, अफ्रीका रहा हो, या फिर एशिया रहा हो, सब के ऊपर इनका असर पड़ा है। और ये जो एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन है, ये आज भी लगातार जारी है, चल रहा है। यूरोप से चीज़ें निकल निकल करके अभी भी नए फॉर्म में, लेटेस्ट फॉर्म में आ रही हैं, और वो पूरी दुनिया में फैल रही हैं। इस चीज़ को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, आज जिस फॉर्म में, मॉडर्न फॉर्म में जैसे पढ़ाए जा रहे हैं, इनकी ओरिजिन यूरोप में हुई है, वहाँ से सब जगह ये फैले हुए हैं। ऐसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी एज ए सब्जेक्ट यूरोप में ही स्टार्ट किया गया है। ये 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में। आप मान सकते हैं कि 1870-80 के दशक से सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट यूरोप में मान्यता मिली, और उसके बाद ये वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद में ये फिर विद्यालय स्तर पर भी आया, एकेडमिक जो क्लासेस हैं उनमें भी आया। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंडिया में ये और बाद में आया, क्योंकि इंडिया उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश कॉलोनियल था, अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। तो जब वो इसको यहाँ पर लेकर के आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट, तो कुछ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने और यहाँ के कुछ स्कॉलर्स ने उसकी पहले स्टडी की, और फिर इंडियन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में उसको, उसका स्थान दिलाया, उसको प्रमोट किया, तब ये आगे बढ़ा है। हम कुछ बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी के जो फाउंडर हैं, उनमें से यूरोप में जिस पर्सन ने सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट सबसे पहले अडॉप्ट किया, उसको नाम दिया और उसे एक सेपरेट सब्जेक्ट माना, उनका नाम था मिस्टर ऑगस्ट कॉम्ट। मिस्टर ऑगस्ट कॉम्ट ये एक फ्रेंच स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, और इन्होंने सोसाइटी की, कम्युनिटी की जब स्टडी की, उस पर रिसर्च किया, तो बाद में इनको लगा कि सोशियोलॉजी या सोशल सब्जेक्ट, सोसाइटी की स्टडी भाई सेपरेट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और तब इन्होंने सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट डिफ़ाइन किया, और उसको लेकर के बहुत सारे उन्होंने जर्नल्स, लेख और कुछ बुक्स लिखी, जिसको फिर धीरे धीरे आगे चल करके यूनिवर्सिटीज़ में मान्यता मिली और सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। मिस्टर ऑगस्ट कॉम्टे के बाद उनके जो और सक्सेसर्स आगे आए, उनमें से आपने एक बहुत जाना पहचाना नाम है, कार्ल मार्क्स का नाम सुना है। कार्ल मार्क्स ने भी सोशियोलॉजी के फील्ड में बहुत काम किया, और उनकी जो थ्योरी थी क्लास स्ट्रगल वाली, उसको बाद में सोशियोलॉजी का ही पार्ट माना गया और उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में जोड़ लिया गया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को भी। और बाद में एज ए फ़िलासफ़र और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र होने के बाद भी कार्ल मार्क्स को एक सोशियोलॉजिस्ट की भी पदवी और उपाधि दी गई, उन्हें भी एक सोशियोलॉजिस्ट माना गया। समाज के ऊपर राय देने वाले या समाज को लेकर के कोई टिप्पणी करने वाले, कुछ उस पर लिखने वाले विचारकों को हम सोशियोलॉजिस्ट कह देते हैं, और ऐसा हर विषय के लिए होता है, हर सब्जेक्ट के लिए। किसी विषय में कुछ विशेष योगदान करने वाले या उस पर कोई अन्वेषण, रिसर्च करने वाले लोगों को उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ मान लिया जाता है, और उनको उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट मानते हुए उन्हें, चाहे आप बायोलॉजिस्ट बोलें या उनको जियोग्राफर बोलें, हिस्टोरियन बोलें, इधर सोशियोलॉजिस्ट बोलें, जो भी कह सकते हैं आप, उस विषय का विशेषज्ञ कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और यूरोप में आपने देखा है कि एक एक पर्सन कभी कभी कई कई विषयों का ज्ञाता रहा है, तो उसको सब कुछ माना जाता है। अब कार्ल मार्क्स को ही ले लीजिए आप, उनको आप एक
पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल फिलोसफर मान सकते हैं, एक सिंपल फिलोसफर मान सकते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। वो सभी चीज़ें आप जो कहना चाहें जिस पर उन्होंने काम किया है वो उनको उपाधि दी जाती है। विशेषज्ञता उनको हासिल है तो कहने में कुछ जाता नहीं है। तो कार्ल मार्क्स भी एक सोशियोलॉजिस्ट हुए। उसके बाद मैक्स वेबर का नाम आता है। मैक्स वेबर से आगे इमाइल दुर्खीम बहुत फेमस हुए हैं यूरोप में सोशियोलॉजिस्ट के फॉर्म में, और सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट प्रमोट कराने में इन लोगों का विशेष योगदान रहा है। ये नाम आपको याद भी रखने चाहिए, जो दुनिया के और यूरोप के जाने माने सोशियोलॉजिस्ट और इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट हैं। नाम पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ: मिस्टर अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम। ये नाम आपको याद ही रहने चाहिए, कम से कम जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसके कुछ विषय विशेषज्ञों के नाम आपको आने चाहिए। इंडिया में मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत आप मानेंगे कि जो सेकेंड और थर्ड डिकेड है 20वीं सेंचुरी का, 1920-30 के आसपास सोशियोलॉजी को यहाँ पर मान्यता मिली एज ए सब्जेक्ट। और उसको फिर आपको बता दूं कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उस टाइम की पीरियड में सबसे पहले सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट शुरुआत करने का, पढ़ाने का जो श्रेय जाता है, इंट्रोड्यूस करने का इंडिया में उसको श्रेय जाता है, वो मिस्टर जीएस घुरे, श्रीमान जीएस घुरे को जाता है। और उन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में भारत में लाने का और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम शुरू किया था। मिस्टर जीएस घुरे के ही निर्देशन में पहले इंसान ने, भारत के पहले व्यक्ति ने सोशियोलॉजी में पीएचडी भी उसी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। तो वहाँ पर हायर एजुकेशन में और फिर रिसर्च में सोशियोलॉजी को प्रमोट करने का जो श्रेय है वो जीएस घुरे को जाता है। उसके बाद लखनऊ और कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई और उसको आगे प्रमोशन मिलता गया। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि एकेडमिक एजुकेशन में भी 11वीं-12वीं क्लासेस में भी सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और इस पर बहुत काम आगे चल रहा है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट उस समय जिन लोगों ने ज़्यादा योगदान दिया सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में और अदर एकेडमिक एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करने का, तो उनमें से जैसा पहला नाम मैंने आपको बताया जीएस घुरे, उसके बाद एक बहुत प्रमुख सोशियोलॉजिस्ट हुए डीपी मुखर्जी, एआर देसाई और फिर एमएन श्रीनिवास। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत में सोशियोलॉजी को प्रमोट करने और उसे आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। तो इन सोशियोलॉजिस्ट के, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम भी आपको याद रखने चाहिए। इनके बारे में और बहुत इन्फॉर्मेशन, आखिर इन्होंने क्या योगदान दिया भारतीय समाजशास्त्र को, तो वो हम लोग, आपको पता है सोशियोलॉजी की 2 बुक्स चल रही हैं 11वीं में, तो जो सेकंड बुक है उसके लास्ट में इन सोशियोलॉजिस्ट का परिचय भी दिया है और उनका जो वर्क है वो भी दिया हुआ, तो उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो मैं पूरी अपेक्षा करता हूँ कि आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को सीख लिया है और धीरे धीरे आप इस सब्जेक्ट से अटैच हो रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप इसको बार बार देखें, समझें और जिन चीज़ों पे मैंने फोकस किया है उनको मेमोराइज़ करने का, माइंड में बिठाने का, रखने का प्रयास करिए।